नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली दोस्तों रेट मेंस से संबंधित है। रेट मेंस में दोस्तों हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित अपन लगभग इस वीडियो में 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और पार्ट नंबर दोस्तों 4 चल रहा है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा से हम क्या समझते हैं। तो आत्मकथा से दोस्तों क्या चीज़ समझते हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आत्मकथा क्या चीज़ होती है, तो आत्मकथा अपने जीवन का एक विवरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जीवन का जो विवरण होता है वो आत्मकथा कहलाता है। तो ये सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर जो संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो प्राथमिक जो स्तर पर मतलब कि संवाद शिक्षण प्रणाली होती है, ये इसमें सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है। तो जो कक्षा अभिनय होता है दोस्तों, कक्षा अभिनय मतलब कि प्राथमिक स्तर पर एक संवाद प्रणाली की एक उपयुक्त प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण, अर्थग्रहण की बात की जा रही है। ठीक है, आत्मीकरण के बाद दोस्तों अर्थग्रहण किया जाता है। तो अर्थग्रहण की दृष्टि से सबसे मतलब कि कौन सा वाचन उपयुक्त है। तो अर्थग्रहण की दृष्टि से जो मौन वाचन होता है दोस्तों, ये मतलब कि सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो कविता शिक्षण होता है इसमें मतलब कि उत्प्रेरणात्मक जो उपक्रम होता है इसके लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, समभावी जो मतलब कविता प्रस्तुति की जाती है, सम्मान भाव से जो कविता प्रस्तुत की जाती है, ये एक उत्प्रेरणात्मक उपक्रम की सर्वाधिक मतलब कि उपयुक्त विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है। तो कविता जो शिक्षण होता है दोस्तों, कविता शिक्षण में जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो मतलब कि भाग होता है वो क्या चीज़ होती है। तो मतलब कि जो कविता का भाव होता है, कविता का जो भाव बोध करवाया जाता है, ये कविता शिक्षण का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें मतलब कि भावों का अभिव्यंजन किया जाता है वो कविता कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिभाषा है दोस्तों। तो कविता एक कलात्मक रीति से सजी हुई एक भाषा है जिसमें मतलब कि भावों का अभिव्यंजन किया जाता है, ये कविता कहलाती है। ये कविता की परिभाषा देने वाले का क्या नाम है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कविता की परिभाषा देने वाले हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों का अभिव्यंजन किया जाता है। ठीक है, जो कि कविता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है, जो कविता शिक्षण का दोस्तों पाठ रूप नहीं है वो कौन सा है। तो दोस्तों कविता शिक्षण में दोस्तों, कविता शिक्षण में दोस्तों पाठ रूप नहीं है। तो बोध होता है दोस्तों, कविता जो शिक्षण होता है इसमें बोध पाठ होता है, रस पाठ भी होता है, उपयोजन पाठ भी होता है, लेकिन जो रचना पाठ होता है ये कविता शिक्षण में नहीं होता है। ठीक है, कविता शिक्षण में नहीं होता, कविता की जो रचना की जाती है उसमें ये जरूर होता है, लेकिन कविता शिक्षण, कविता पढ़ाने समय दोस्तों बोध करवाया जाता है। एक तो कविता का एक उसका रस मतलब कि उसका जो मतलब कि गाने का जो तरीका है वो मतलब कि शिक्षण में करवाया जाता है, एक उपयोजन वगैरह पाठ करवाया जाता है। ठीक है, अपेक्षित योग्यता क्या होती है। तो अपेक्षित जो योग्यता दोस्तों ये क्या होती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी में जो पाठ समझने की जो योग्यता होती है वो एक अपेक्षित योग्यता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि विद्यार्थियों से जो अपेक्षा की जाती है तो कि वो पाठ को सीखे। ठीक है, तो अपेक्षित योग्यता क्या होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों की एक पाठ समझने की योग्यता एक अपेक्षित योग्यता कहलाती है। पाठ्य पुस्तक के पाठों के बार के आधार पर मतलब कि यहाँ पे एक खाली स्थान दे रखा है, तो किसके आधार पर मतलब कि पाठ किसके आधार पर इकाई योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पे किसके आधार पर एक इकाई आधार पर मतलब इकाई योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान के आधार पे इकाई आधार पे मतलब कि इकाई योजना बनाई जाती है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर इकाई योजना बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो जो पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वो पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वो पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। संबंध अपेक्षित योग्यता का मूल्यांकन अध्यापक किस आधार पर करता है। तो यहाँ पे जो संबंध अपेक्षित जो योग्यता है दोस्तों इसका मूल्यांकन अध्यापक किसके आधार पे करता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पाठ्य वस्तु के आधार पे दोस्तों एक संबंध या अपेक्षित योग्यता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, पाठ्य वस्तु के आधार पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लार्क व स्टार के अनुसार अच्छी पाठ्य क्रिया निम्न में से एक विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्लार्क और स्टार के द्वारा एक अच्छी पाठ्य क्रिया
इनमें दोस्तों कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो अच्छी पाठ्य क्रिया में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय जो जीवन है और उसके अलावा दोस्तों बाह्य जीवन है, इनके बीच में एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी पाठ्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो कि क्लार्क और स्टार के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है, तो श्रव्य और दृश्य सामग्री का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो श्रव्य दृश्य से संबंधित एक तो मतलब कि टीवी भी श्रव्य दृश्य है, एक सिनेमा है, एक नाटक है, जो कि तीनों के तीनों एक श्रव्य और दृश्य सामग्री होते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कला शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री कौन सी है, तो जो कक्षा सॉरी यहाँ पे कक्षा शिक्षण की बात की जा रही है, तो कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक जो उपयोगी दृश्य सामग्री कौन सी है, तो कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक जो उपयोगी दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुलेटिन बोर्ड किस सहायक सामग्री में रखा जाता है, तो बुलेटिन जो बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड दोस्तों किस सहायक सामग्री में रखा जाता है, तो एक दृश्य सामग्री में रखा जाता है। ठीक है, दृश्य सामग्री की श्रेणी में आता है बुलेटिन बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो व चलचित्र दोस्तों भूमिका अदा करते हैं, तो रेडियो और चलचित्र ये दोनों मिलकर दोस्तों किसकी एक भूमिका अदा करते हैं, तो रेडियो और चलचित्र दोस्तों एक टेलीविजन की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा प्रणाली की सफलता योग्य शिक्षक पर निर्भर करती है, ये कथन किसका है, जो शिक्षा प्रणाली है दोस्तों ये सफल शिक्षा प्रणाली की एक सफलता होती है जो कि एक योग्य शिक्षा पर निर्भर करती है, ये कथन किसका है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कथन किसका हो जाएगा, हुमायूं कबीर का। ठीक है, हुमायूं कबीर ने ये बात कही कि ये मतलब कि कोई भी शिक्षा प्रणाली है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, एक सफल मतलब कि शिक्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, ये एक हुमायूं कबीर का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है, तो अच्छे शिक्षण के रूप में दोस्तों किसको अधिक महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे शिक्षण में सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, नियोजन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, नियोजन किस प्रकार के से किया गया, ये मतलब कि नियोजन को मतलब कि अच्छे शिक्षण की महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है, तो जो गहन अध्ययन होता है इसमें जो पाठ का व्याकरण होता है उसका ज्ञान कैसे करवाया जाता है, तो यहाँ पे गहन अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान कैसे करवाया जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण व समन्वय जो पाठ्य पुस्तकों से करवाया जाता है। ठीक है, व्याकरण और समन्वय जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनको मतलब कि गहन अध्ययन के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाचन में बालक बालक यह दोष नहीं करता है कि वे, यहाँ पे दोस्तों बालक में वाचन में दोस्तों बालक का यह दोष नहीं करते कि वह एक मतलब कि यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना एक वाचन में मतलब कि बालक का दोष नहीं करते। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ने में बालक का दोष नहीं करते, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से ये होता है कि बालक, यहाँ पे प्रस्तावना के बाद में मतलब कि वार्तालाप से ये होता है कि बालक के अंतर्गत क्या चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय वस्तु के जो अर्थ ग्रहण होता है उसको समझने के लिए मतलब कि तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रस्तावना से क्या होता है, प्रस्तावना से मतलब कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर बालक मतलब कि सीखने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कठिन शब्दों का उच्चारण भाष का कब करवाया जाता है, तो ये पे दोस्तों कठिन शब्दों की बात की जा रही है, तो कठिन शब्दों का जो उच्चारण भाष करवाया जाता है ये कब करवाया जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या होने वाला, तो ये दोस्तों अनुकरण वाचन के बाद में दोस्तों मतलब कठिन शब्दों का उच्चारण भाष करवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है, तो स्पष्टीकरण जो किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण एक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्पष्टीकरण इसमें मतलब कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत बालक के पूर्व ज्ञान को इसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जो भी विषय वस्तु के अंतर्गत अपन जो इकाई योजना बनाते हैं वो अपने प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मतलब कि स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय हम किसका लाभ उठा सकते हैं, तो यहाँ पे जो मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय हम किसका लाभ उठा सकते हैं, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों का जो पूर्ववर्ती जो ज्ञान होता है उसका अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब कि दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मतलब कि दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहा जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत मतलब कि जो शैक्षिक सामग्री होती है इसमें
किसको एक श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत लेते हैं, तो हार्डवेयर जो उपागम होते हैं, हार्डवेयर उपागम को दृश्य और श्रव्य सामग्री में शामिल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सहायक सामग्री में कौन सा रूप कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो शिक्षक सहायक सामग्री है ये मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक सामग्री जो मतलब कि 3 भागों में बांटी गई है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। ठीक है, श्रव्य, एक तो श्रव्य, एक दृश्य, एक दृश्य श्रव्य, दोनों मिला के होती है, तो 3 प्रकार के भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के हेतु मतलब कि क्या चीज़ करनी चाहिए? तो एक अच्छे शिक्षक को मतलब कि अध्यापन के लिए एक सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक तो मतलब कि दैनिक पाठ योजना बनानी चाहिए, एक इकाई योजना बनानी चाहिए, एक वार्षिक योजना बनानी चाहिए, तभी जाके एक वो सफल प्रभावी अध्यापक बन पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्पष्टीकरण नहीं कर कहा जा सकता। तो दोस्तों वह स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता, जबकि यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों मतलब कि बालक की किसी शब्द या सूची का भाव नहीं समझ पाता, तो इसको अपन स्पष्टीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, तो बालक किसी शब्द या सूची का भाव नहीं समझ पाता, तो इसको अपन स्पष्टीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र प्रतिपूर्ति और आंगिक चेष्टा द्वारा मतलब कि अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके, तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों चित्र और प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ स्पष्टीकरण न कर सके, तो अध्यापक किसका सहायता लेता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब कि अध्यापक किसकी सहायता लेता है? तो अध्यापक दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की सहायता लेता है। ठीक है, अगर मतलब कि चित्रों के द्वारा और प्रतिमूर्ति और आंगिक चेष्टा के द्वारा मतलब कि किसी चीज़ को नहीं समझा पाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का काम में लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों स्पष्टीकरण का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? तो आत्मीकरण दोस्तों दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को आत्मीकरण करना स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, आत्मीकरण करना स्पष्टीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में अनुकरण और क्रियाशीलता की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। तो छात्रों में जो अनुकरण और क्रियाशीलता की जो प्रवृत्ति होती है, इसका विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुकरण और मतलब कि क्रियाशीलता की प्रवृत्ति का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांकी जो नाटक होता है इसके माध्यम से एक तो अनुकरण और क्रियाशीलता का अ, विकास किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, केवल कुछ ही कर सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी विधि जिसका मतलब कि सभी अध्यापक एक सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकते? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रंगमंच जो अभिनय जो प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत सभी अध्यापक इसको संपूर्ण मतलब कि सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, कुछ ही अध्यापक होते हैं जो इसको सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, प्रयोग प्रणाली की शिक्षण विधि है दोस्तों, तो प्रयोग प्रणाली की बात करें तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोग प्रणाली में यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नाटक शिक्षण होती है एक प्रयोग प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी में वर्णनात्मक व सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण मतलब कि किस कक्षा में करता है? तो यहाँ पे जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के द्वारा एक तो वर्णनात्मक एक सूचनात्मक जो सामग्री होती है, इसका संक्षेपीकरण दोस्तों किस कक्षा में होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उच्च कक्षा में करता है। ठीक है, तो वर्णनात्मक और सूचनात्मक जो सामग्री होती है इसका एक संक्षिप्तीकरण किसमें करता है? तो उच्च कक्षा के अंतर्गत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का संबंध किससे होता है? तो भाषा का जो संबंध होता है, ये भाषा का संबंध किससे हो जाएगा? अपना मनुष्य के जो अंतर्भाव होते हैं ये भाषा से संबंधित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ किस स्तर से करना चाहिए? तो व्याकरण का जो स्तर है दोस्तों, इसका आरंभ किस स्तर से करना चाहिए? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण की शिक्षा का जो प्रारंभ करना चाहिए, कब से करना चाहिए? तो ये मतलब कि भाषा पर अधिकार होने पर दोस्तों मतलब कि भाषा की एक व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, भाषा पर अधिकार होने के बाद, ठीक है, पहले भाषा सीखेगा उसके बाद दोस्तों व्याकरण की शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रायबर्न ने किस कक्षा को से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कही है? तो रायबर्न के द्वारा जो कही गई मतलब कि कौन सी कक्षा से मतलब कि अपने व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए? तो ये 6ठी कक्षा से दोस्तों मतलब कि व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, रायबर्न के अनुसार। बाकी जो मतलब कि ये व्याकरण की शिक्षा कब से प्रारंभ करनी चाहिए? तो तीसरी कक्षा से दोस्तों मतलब व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए, जो कि मतलब कि एक तो शेष वर वाचन और व्याकरण शिक्षा दोनों साथ में देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मतलब कि जो व्याकरण की शिक्षा पृथक से कब से देनी चाहिए? यह मतलब कि 6ठी कक्षा से देनी चाहिए, तब तक मतलब कि एक भाषा पे अधिकार हो जाता है बालक का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान होने पर लाभ होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत जो मतलब कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान होने पर क्या लाभ होता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शुद्ध वर्तनी लिख पाएंगे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी लिख पाएंगे अगर व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण में कौन सा रूप सिखाया जाता है। तो माध्यमिक जो शिक्षाएं होती हैं इसमें मतलब व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण का एक व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी की भाषा संबंधित नींव सुदृढ़ होगी। तो यहाँ पे कौन सी कक्षा में पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों की एक संबंध जो नींव होती है वो सुदृढ़ हो जाएगी। तो ये दोस्तों उच्च कक्षाओं में पहुंचते पहुंचे एक नींव सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, प्रयोग विधि को और किस नाम से जानते हैं। तो प्रयोग जो विधि होती है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये आगमन विधि होती है जिसमें मतलब कि प्रयोग विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप क्या है। तो सूत्र जो प्रणाली होती है दोस्तों इसमें दूसरा रूप क्या हो जाएगा, जो पाठ्य पुस्तक जो विधि होती है सूत्र प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधि कौन सी है। तो मूल्यांकन के लिए जो अपनाई जाने वाली प्रविधि कौन सी हो जाएगी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ये जो उपयुक्त सभी है जो कि प्रश्नावली और चेकलिस्ट, अवलोकन और साक्षात्कार और अभिलेख और रेटिंग जो स्केल होती है इन सभी के माध्यम से दोस्तों मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विशेष विषय विशेषज्ञों के दल के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो दल शिक्षण किया जाता है, दल शिक्षण की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपना राइट आंसर होने वाला टीम जो शिक्षण होता है या ग्रुप जो शिक्षण होता है ये अपना दल शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास द्वारा प्राप्त किए गए छोटे छोटे लक्ष्य क्या होते हैं। तो अभ्यास के द्वारा जो छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं छोटे छोटे लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाले पर्सन मुख्यतः किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति कराने वाले मुख्यतः जो प्रश्न होते हैं ये प्राप्य उद्देश्य की कौन सी जांच करता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान का बोध कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कितने खंडों में किया गया है। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है दोस्तों तीन, इसके जो मतलब कि तीन भाग है, एक संज्ञात्मक, एक संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, संज्ञात्मक के कितने खंड हो जाएंगे, तो संज्ञात्मक के कितने खंड होने वाले दोस्तों, 6 खंड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपलब्धि परीक्षाओं में मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी एक उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों जिसमें मानकीकृत अमानकीकृत शिक्षक निर्मित परीक्षण का वर्गीकृत किया जाता है, तो इसकी मतलब कि प्रस्तुत करने वाला कौन है, डगलस और हॉलैंड के द्वारा यह मतलब कि मानकीकृत और अमानकीकृत उपलब्धि परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूत्र विधि किस भाषा से आई है दोस्तों। सूत्र विधि अपने संस्कृत भाषा से आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है। तो सूत्र विधि का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, निगमन विधि है जो कि सूत्र विधि के नाम से जानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने के लिए एक उपाय है दोस्तों। तो व्याकरण की जो शिक्षा होती है इसको सरल बनाने के लिए क्या उपाय होता है, तो यहाँ पे मातृभाषा की तुलना करके, यानी कि मातृभाषा और व्याकरण की जो शिक्षा होती है उनमें एक व्यतिरेकी जो विधि होती है व्यतिरेकी के द्वारा मतलब कि ये तुलना करके एक सरल बनाया जा सकता है व्याकरण को। ठीक है, तो ये थी तो वीडियो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।